आज की क्लास को 3 मोड में डिवाइड किया मैंने। तो पहले हम करेंगे, तुमने अभी जो टेस्ट लिया उसके आंसर डिस्कस करेंगे। दूसरे में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग, और फिर हमारा नॉर्मल कैश फ्लो की जो करते हैं प्रैक्टिस वो करेंगे, ठीक है। तो पहले पे यहाँ पे आ जाओ, देखो आजा देख। तो पहले लिखो यहाँ पे हेडिंग डाल दो। आज की स्टार्ट में जो लिखा था हमने सबके पास कॉपी मैंने ले लिया, वैसे दोबारा उसके आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। जो भी अभी तुमने असेसमेंट का टेस्ट दिया वो देखो यहाँ पे, उसकी मार्क्स कर लेना मार्किंग अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे इसके आंसर समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो बाद में देखोगे रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं तो बिल्कुल दिख नहीं रहा, ये तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा बस। कोई बात नहीं, एडजस्ट करना, लाइट आते ही मैं अपना आपको दिखा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, लिखो 200 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट इन द मार्केट इज ए डैश वेरिएबल। तो याद रखना मार्केट में कोई से भी वेरिएबल रहता है। मार्केट मतलब बेटा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखो स्टॉक कॉन्सेप्ट, हो गया। तो पहले का आंसर क्या लिखा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन सा फेज नहीं है, तो सेविंग फेज नहीं है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पोजिशन है। सेविंग फेज नहीं है, याद रख लो। अभी अभी तुमने क्वेश्चन किया, फटाफट से दिमाग में क्लिक भी हो जाएगा। चलो आगे लिखो, ऑपरेटिंग सरप्लस डजंट अराइज इन। ऑपरेटिंग सरप्लस कहां पे अराइज नहीं होता है, याद रखना। ये लिखो गवर्नमेंट सेक्टर में, जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। अगर इसको तुम्हें याद रखनी है, नॉर्मल जनरल गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है वो पहले सुन लो। यानी जो तुम्हारा बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, जो गवर्नमेंट की आर्मी, गवर्नमेंट की पुलिस, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो होती है ये जनरल गवर्नमेंट सेक्टर होती है। इसमें से कोई प्रॉफिट हमें मिलता नहीं है, क्योंकि ये प्योर प्योर किस लिए होता है, वेलफेयर सर्विस मोटिव के लिए होता है। याद रखना ये क्या है, क्या स्टडी में पूछेगा तो फिर तुम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो देख लेना। नंबर 4 देखो यहाँ पे, नंबर 4 में लिखा है यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है। हो गया। ये देखना यहाँ पे, ये सब की सब इनकरेक्ट है, तुम्हारे इसमें आंसर नहीं है। हाँ ए है, ए सबकी सब। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा दूं, जीएनपी एट एमपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी एट एमपी, ऐसे नहीं होता। ये बस एन की डिफरेंस है। बहुत टाइम पे अगर तुम्हारा एनएफआई नेगेटिव में होगा तो कहां से हो जाएगा, तो ये भी एक गलत है। नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन, ना ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वो किसकी डिफरेंस है, वो नेशनल एंड डोमेस्टिक के बीच में डिफरेंस है। इनकम अर्न विथ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम, ये सही है। इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इज लिखा इंक्लूड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द इनकम, सही है क्या, नहीं है। क्यों, जो तुम्हारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी अदर का एम्बेसी हो गया तो तुम्हारे अंदर कहां पे आएगा, है ना बाबू। तो ये भी सही नहीं है, तो सबकी सब क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आंसर लिखो ए। नंबर 5, वेन देखो तुम्हें बहुत सारे चीज में फॉर्मूला से ही आ जाएंगे। अगर तुम्हें सेंटेंस पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लिख देना उधर, कोई बात नहीं। अब देखो, वेन नॉमिनल जीडीपी कितना बोला यहाँ पे, 800। जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना बोला यहाँ पे, 200। देन ये मैंने कल फॉर्मूला बताया था, जीडीपी डिफ्लेक्टर यानी P01 इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा नॉमिनल, नीचे क्या आएगा रियल, इनटू क्या आएगा 100। ये इसका फॉर्मूला था। तो बताओ यहाँ पे कितना आ गया, वेरी गुड। तो 20 के आंसर लिखो 400, हो गया रे। चलो नंबर 6, स्टेटमेंट 1 और 2 एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद डिस्कस कर लेना। डोमेस्टिक इनकम विल एक्सीड नेशनल इनकम व्हेन नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज नेगेटिव, ये सही है क्या, तुम्हें समझ में नहीं आया, सही क्या बोल रहा, बोला डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी विल एक्सीड, बड़ा होगा किससे, नेशनल इनकम से, यानी एनपी एट एफसी से बड़ा हो जाएगा। कब, जब बोला नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज नेगेटिव, यानी पेड टू अब्रॉड नेगेटिव होगा, पेड लिखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, टू नेगेटिव में मतलब एनएफआईए पॉजिटिव। क्या है, एनएफआईए पॉजिटिव में। तो एनएफआई अगर पॉजिटिव में होता है तो नेशनल इनकम बड़ा हो गया। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है जी। अब आगे, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स,
और प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये भी गलत है। मैं भी पूछेगा यस को, यस बताओ और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल पूछ रहा हूं सीधा। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स? मेरे जूते फेंक के तेरे मुंह पे मारनी सच में। प्रोड्यूसर गुड्स के एग्जांपल दे दो फटाफट से। यानी दोज गुड्स आर हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पे मशीन भी आएगा, रॉ मटेरियल भी आएगा। और तुम्हें ये पता होगी रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं होता। तो ये सेंटेंस प्रूव कर लिया कि ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया? तो ये तुमने कोई क्वेश्चन नहीं करा, घर में हवाबाजी करके आए हो, बस बोला हमने पढ़ के आए। ये काट दो दोनों क्वेश्चन। ऐसे जब मैंने बोला था तुम लोग को डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तुम करने मतलब रेडी हो जाना, तुम वही बीएसटी की कहानी करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन करके जाओ, वहां पे फेल हो गया। दोनों सेंटेंस यहाँ पे गलत है। नंबर 7, द फॉलोइंग केयरफुली, यहाँ पे पढ़ लो, करेक्ट पेयर यहाँ पे चूज कर लो। तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे हाउस होल्ड है, बी यहाँ पे क्या है, तो बी यहाँ पे फार्म है, तो कहाँ है हाउस होल्ड फार्म, तो डी लिखो इसकी। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, है ना? चलो आगे, नंबर 8 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स? हो गया, गिव द रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, मैं जिसको पूछूंगा वो बताना। हो गया, ऐसे नहीं चिल्लाना। देखो, टायर परचेज बाय हरिंदर भाई, टायर परचेज फॉर मेकिंग ए कार, यानी तुमने कार बनाने के लिए टायर एमआरएफ से मंगाया। बोल भाऊ, तो टायर तुम्हारे लिए ये कौन सी गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स है? क्यों? फाइनल प्रोडक्ट तो कार है ना, तो ये जाके ये एक इंग्रेडिएंट है, टायर पहिया लग के क्या बनेगा, कार बनेगा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, लिख लिया सब ने। नेक्स्ट, मशीन परचेज फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री, ये फाइनल गुड्स है, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। वॉशिंग मशीन परचेज बाय लॉन्ड्री वाला, ये भी फाइनल गुड्स है, कपड़ा धो के सर्विस देगा अपनी। हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है। क्या क्या? हाँ ठीक है, वेरी गुड, तू बहुत बढ़िया आदमी है तो। चल 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 चल, क्वेश्चन नंबर 10, will the following be treated as normal resident of India? Give the reason. नॉर्मल रेसिडेंट पहले मैं समझा दूं क्या होते हैं, जिसकी इनकम, जिसकी एक्यूमुलेशन यानी सेविंग्स और आने वाली इनकम स्पेंडिंग जिसी कंट्री में लाइज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन अमेरिका एम्बेसी, तो ये इंडिया की रेसिडेंट्स के अंदर आएंगे। इन अमेरिका एम्बेसी, लोकल पीपल यानी हमारे यहाँ के लोग, ये काम कर रहे हैं ऐसे ही, कहाँ की रहे, अमेरिका की एम्बेसी में, ये इंडिया के अंदर ही आएंगे, ये तुम थोड़ा सा सोच के करना। ए चल आगे, ये आएंगे रेसिडेंट्स हैं, इंडियन गोइंग टू श्रीलंका फॉर वाचिंग क्रिकेट, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की एम्बेसडर इंडिया की एम्बेसी में काम करता है, तो इंडिया का हुआ ना वो यार, तो सब की सब यहाँ पे रेसिडेंस है, इंडिया का एम्बेसी है। तू कल को आईएफएस बनेगा, जाके तेरे को यूएसए में पोस्टिंग दे दिए, तू थोड़ी ना यूएसए के बन जाएगा, तू बनेगा रे गद्दार। हाँ चल इंडिया का बनेगा। चल आगे देख, राइट द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरी इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, मैं तुम्हें बस एक दो सेंटेंस लिखा देता हूं, फैक्टरी इनकम को पता भी है तुम्हें, फिर भी एक बार अपनी पेन चलाई लो, लिख लिया था तो सुन लो। फैक्टरी इनकम क्या होता है, जो काम करके सर्विस प्रोवाइड करके इनकम को अर्न करते हैं, वो हमारा कौन सी इनकम हुआ, फैक्टरी इनकम। फॉर एग्जांपल हमें पता ही है कौन सा, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड क्या होता है, इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद फिर क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है, स्कॉलरशिप, जो तुम्हें बिना काम करे फ्री में मिलता रहता है, पापा से पॉकेट मनी मिल गई, बच्चा को स्कॉलरशिप मिल गई, बूढ़ा हो गया, कोई है नहीं देखने बेचने के लिए, गवर्नमेंट क्या दे दी, पेंशन 2000 रुपये वाला, खुश रहे इसमें, तो वही है। तो ये तुम्हारा क्या, ट्रांसफर इनकम, छोड़ दो। एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टरी इनकम पूछा है, बताओ ना।
डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम की क्या नाम है इसका 3 कंपोनेंट्स। किसने लिखा है क्या? जिसने नहीं लिखा मैं तुमको बता दूं, अगर यहाँ पे लिख दो डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम यानी एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी यानी कौन सी मेथड से निकलता है भाई? इनकम मेथड से निकलता है। तो फैक्टर कौन सी कंपोनेंट आएगा? सीओई। नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी। नंबर 3 क्या आएगा? इंटरेस्ट। नंबर 4 क्या आएगा? प्रॉफिट। फिर आएगा क्या? मिक्स इनकम। ठीक है, 3 पूछा 5 हो गए। फॉर्मूला किसको याद है? सब हो गए यही कंपोनेंट्स। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट देयर आर 2 फर्म्स इन हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये करेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 13 करो। हाँ 2 फार्म है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो फार्म है फार्म बी, अलग अलग कर लो अपनी कॉपी में। फार्म है फार्म बी। ए तुम बड़ा बदमाश हो रहे, जान पूछ के मुझे काला तो वैसे ही और काला बोतल नहीं लाया जा सकता है। लाइट आगे भी गया, देखना बावड़े बच्चे। अरे तुम लोग क्या हद करते हो, देखने वाला भी डर जाएगा उधर। बोला पहले से वो बाल पाल है ना, और पता नहीं कौन से ऐसे वेट वाइट वाइट दिख रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा जा रहा जा रहा है। चलो लिखो लिखो लिखो। देखो परचेज बाय फार्म है फ्रॉम एक जहां से भी लिया, परचेज बाय फार्म है फ्रॉम एब्रोड, किसका मतलब क्या है? इंपोर्ट। क्या मतलब इसका? इंपोर्ट। एक्स 8 ढूंढ रही थी ना तू, 120। उसके बाद सेल्स बाय फार्म बी, ये टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स का मतलब इसमें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स दोनों इंक्लूड है। परचेज बाय फार्म ए फ्रॉम फार्म बी, तो यहाँ पे ये डोमेस्टिक परचेज है, किसका? फार्म ए का। ठीक है, उसके बाद नेट फैक्ट्री इनकम छोड़ दो, पता है डोमेस्टिक सेल बाय फार्म है, ये फार्म ए का डोमेस्टिक सेल है, तो इसमें एक्सपोर्ट, हाँ ये एक्सपोर्ट दे रखा है, तो फार्म ए का इतना सेल्स हो गया, दोनों को प्लस कर देना। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है, तुम लेते हो ना चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो इसको माइनस में लेना। किसमें लेना इसको? माइनस में ले लेना। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फार्म बी, ये क्या है? ये फार्म ए का था, ये फार्म बी का है, ये क्लोजिंग बड़ा है किससे? ओपनिंग से, तो यहाँ पे ये प्लस में आएगा चेंज स्टॉक, किसका? फार्म बी का। परचेज बाय फार्म बी, ये टोटल परचेज है, डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों इंक्लूड है। और इंपोर्ट बाय फार्म बी दोबारा मत ले लियो, क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज लिखा है बाय फार्म बी, है ना? ठीक है, ये है। तो हमारा फॉर्मूला ये कौन सी मेथड है? ये वैल्यू एडेड मेथड है। कौन सी मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। चाहे फार्म ए का हो चाहे फार्म बी का हो, दोनों की फॉर्मूला हमारा सेम आएगा। क्या आएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। यहां पे भी सेम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हो गया हो गया। चलो, परचेज बाय फार्म ए फ्रॉम एब्रोड, फार्म ए की परचेज एब्रोड से यानी इंपोर्ट 120 है, तो यहां पे लिखूंगा मैं 120। फिर इसकी इंपोर्ट ढूंढूंगा मैं, कहां है? ये सॉरी ये इंपोर्ट हो गया। और लिखा परचेज बाय फार्म ए फ्रॉम बी यानी 150, ये इसका क्या हो गया? डोमेस्टिक परचेज। तो टोटल परचेज हो गया फार्म ए का, हो गया। अब फार्म ए का मैं सेल्स ढूंढूंगा। फार्म ए का सेल्स जो है, हाँ भाई लेंगे डोमेस्टिक सेल बाय ए और एक्सपोर्ट, तो 450 प्लस 120, ये हो गया इसका सेल्स। प्लस चेंज स्टॉक ढूंढो, फार्म ए का चेंज स्टॉक माइनस का 40, शाबाश, माइनस का 40 प्लस या माइनस में कर दो इसको क्लोज। ठीक है, ए का हो गया क्लोज। अब आ जाओ बी का। बी का देखो यहां पे सेल्स, बी का सेल्स यहां पे देखेंगे, सेल्स बाय बी 360 प्लस चेंज स्टॉक इसका कितना है? प्लस में 60। आईसी, आईसी यहां पे ढूंढो, बी का है, बी का परचेज ऑफ फार्म बी 200, क्लोज हो गई है।
आ गया? कितना कितना है? 260 और 220 हो गया सबका? आगे बढ़े। हाँ, इसे वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मतलब एक्चुअली क्या है, नीचे आंसर आ जाएगा, वैसे तुम्हारा मर्जी पढ़ लेना, क्योंकि हमें इतने बार पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इसके बारे में ये नहीं पढ़ने पे चलेगा। चलो आगे। डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट गुड्स। कैन, हाँ लिखो, कैन ए प्रोड्यूसर गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स? प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है क्या? अभी अभी मैंने बोला रॉ मेटेरियल हो सकते हैं। उसके बाद तो इसके आंसर मिल गया। इसके आंसर देने के लिए तुम्हें कितने मिल जाएगा? 1 मार्क। कितने मिलेगा? 1। ठीक है, बाकी नीचे आ जाओ, रीजन दो। ए कार यूज बाय ए टैक्सी, यूज एज ए टैक्सी, ये कौन सी गुड्स आएगा? ये पूछा है कौन सी गुड्स ना, गिव द रीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ये कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो ये कैपिटल गुड्स होगा, है ना? क्यों कैपिटल गुड्स क्यों होगा? क्योंकि वो सर्विस दे रहा है अपना। रेफ्रिजरेटर यूज इन होटल, हाँ होटल वाला कर रहा है, तो ये भी कैपिटल गुड्स है। एयर कंडीशन इन ए हाउस, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कौन सी गुड्स है ये? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो असेसमेंट पूरा हो गया, मैं मार्क्स डाल दूंगा इसको देख के। फिर टेस्ट हमारा हो गई, आंसर भी चेक कर लिया हमने। अब आ जाओ, आज के डे में हमने क्या कंप्लीट करनी थी? मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में क्या क्या है, इसकी वेटेज तुमने देख लिया था, मैंने कल दिखाया था कल वाले क्लास में। 6 मार्क्स, वेरी गुड। तो मनी एंड बैंकिंग में हम क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिस टाइम पे मैं पढ़ाने लगूंगा मुझे फिर बता जाना कि मैं पीछे आऊंगा नहीं। पहले पढ़ेंगे हम मनी एंड इसकी फंक्शन, मीनिंग एंड फंक्शन किसकी? मनी की। ठीक है, मीनिंग एंड फंक्शन मनी की पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, अभी सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ये पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल बैंक की फंक्शन बार बार बता रहा हूं, सिलेबस में नहीं है। कमर्शियल, फिर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आएगा, अभी अभी केस स्टडी की फॉर्म में भी आएगा, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। उसके बाद आरबीआई काम करेगा एज ए क्रेडिट कंट्रोलर, ये भी तुम्हारा सिलेबस में है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नहीं है मैंने बोला? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसको स्किप करना, पढ़ना नहीं। हो गया। फिर इस क्लास के एंड में हम कैश फ्लो की 2-3 क्वेश्चन मैंने रख रखा है, उसको भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमें याद होना चाहिए अकाउंट में क्या है क्या नहीं। हो गया जी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। लिखो, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी, डेफिनेशन लिखो। मनी व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। हो गया। वाकर साहब ने इसकी दिया था डेफिनेशन, याद रख लेना, जहां पे वाकर आएगा तो वो उसकी ऑप्शन में टिक मारना, मनी व्हाट मनी डज सेज बाय वाकर। हो गया। उसके बाद ये डेफिनेशन था, इसकी जो लोकल डेफिनेशन तुम्हारे बुक में दिया है वो यहाँ पे नोट कर लो। हाँ, इसकी डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, यानी जो तुम्हारा लिमिटेशन था बार्टर सिस्टम की, उसी को डेफिनेशन इन्होंने बना दिया। तो लिखो डेफिनेशन मनी का, मैं बोल रहा हूं सुन लो और लिख लो, मैं यहाँ पे इसके फंक्शन को डिफाइन करूंगा, तुम डेफिनेशन लिख लो। लिख, विच इज ए जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, click on measure of value, store of value, and means for standard deferred payment, means for standard deferred payment.
यानी अगर तुम पूछोगे सर लिमिटेशन तो आपने लिखा है नहीं ऊपर सिलेबस में है कि नहीं है, अगर कुछ केस स्टडी में आ गया कि ऐसे कौन सी फंक्शन बताओ मनी को जो ये सारे को ओवरकम करता है, यानी ये लिमिटेशन नहीं है, डेफिनेशन में ही दे दिया। ठीक है, सिलेबस में ये वाला पार्ट तो है, लिखो याद कर लेना। फिर आगे आ जाओ, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है दोनों का। अब लिखो फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या फंक्शन है। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। कर लिया, प्राइमरी फंक्शन क्या लिखा, सेकेंडरी फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये पहला प्राइमरी फंक्शन है। नंबर 2 लिखो मेजर ऑफ वैल्यू, ये हो गया प्राइमरी में। सेकेंडरी में लिखो स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया। ये हम लिख लिया प्राइमरी, और क्या लिखा है इसकी सेकेंडरी फंक्शन। समझ लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसी भी चीज को हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके थ्रू एक यूनिट है। मेजर ऑफ वैल्यू कोई से भी टर्म, कोई से भी आजकल की इकोनॉमी चीज हो वो इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर हो जाता है। कितना दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं, तो क्या आएगा ये स्टोर ऑफ वैल्यू। कभी भी पेमेंट करो, डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट पेमेंट, कुछ पेमेंट अभी कर लो, कुछ पेमेंट बाद, जिसको बोलते हो तुम ईएमआई। ठीक है, ये सारे फंक्शन किसका हो गया, मनी का। नेक्स्ट लिखो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल ये हो गया लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी लिख लिया। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लिखो लीगल टेंडर मनी और लिखो नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल और नॉन लीगल, लीगल टेंडर और क्या लिखा, नॉन लीगल टेंडर हो गया। लीगल को दो पार्ट में डिवाइड करो, लिमिटेड और अनलिमिटेड हो गया। लिमिटेड और क्या लिखा, अनलिमिटेड। लिमिटेड में डाल दो फटाफट से ये कॉइन्स, और यहां पे लिखो पेपर करेंसी, पेपर करेंसी। कॉइन्स में कहां तक है, मैक्सिमम 1000 तक है। पेपर करेंसी अनलिमिटेड कितने में दे तो कोई ले लेगा, बोरी भर के ले लेगा। लिख लिया। नॉन लीगल टेंडर को और क्या बोलते हैं हम, ऑप्शनल मनी। इसको याद करने के लिए एग्जांपल में डाल दो, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का साइन नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं नॉन लीगल या ऑप्शनल मनी। हो गया, लिख लिया। और इसके बारे में और क्या है तुम्हारा, मनी सप्लाई, डेफिनेशन हो गया, फंक्शन भी पढ़ लिया। अब लिखो क्या आ गया हमारा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, फटाफट से लिखो मनी सप्लाई लिखो। ये डेफिनेशन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है वो भी पूछता है ना, तो लिख लो। मनी सप्लाई का डेफिनेशन लिखो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public at a particular point of time,
हो गया। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे मेजर होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला। कौन सी कॉन्सेप्ट बोला इसको, स्टॉक कॉन्सेप्ट। और ये कौन सी मॉडल की बात हो रही है, टू सेक्टर मॉडल की, जहां पे हाउस होल्ड एंड फार्म रहेगा, उसी के बारे में बात हो रही है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, मनी सप्लाई में क्या आता है, M1। अगर पूछा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, वो M1 ही है। ठीक है, लिख M1 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या आएगा, हाँ, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक प्लस, हाँ, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, प्लस कर दो अदर डिपॉजिट विथ RBI, लिख लिया, विथ क्या लिखा, RBI। ये तीनों के तीनों M1 है और कंपोनेंट्स है। ठीक है जी। कॉइन एंड करेंसी विथ पब्लिक, कॉइन एंड करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI। हो गया, इसको एक्सप्लेन कर लेना, ये कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, यहीं पे कर लो, टोटल कितना चला गया रे, है टोटल कितना सप्लाई है, देखो यहाँ पे M1 M2 M3 M4, इन सब का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, पूछेगा तो अगर क्या पूछेगा मैं तुमको बता दूं, लिस्ट लिक्विड वाला, मोस्ट लिक्विड वाला, वाइड यूज, नैरो यूज, ये पूछेगा, लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ, M1 है मोस्ट लिक्विड, ये मोस्ट लिक्विड है M1। और लीस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड है तुम्हारा, क्या नाम है इसका, M4। मोस्ट लिक्विड ये M4 लीस्ट लिक्विड। M3 वाइडली यूज, ये वाइड यूज है। हो गया, और लिख लिया क्या, उसके बाद M1 M2 नैरो कॉन्सेप्ट, ये दोनों को दोनों, ये नैरो कॉन्सेप्ट, दोनों M1 M2 दोनों नैरो कॉन्सेप्ट। M3 M4 वाइड कॉन्सेप्ट या ब्रॉड कॉन्सेप्ट। हो गया रे, तो मनी हमने खत्म कर लिया, इतने टॉपिक हमें पढ़नी थी, छोटे चैप्टर है, अब पढ़ेंगे बैंकिंग। मनी में कुछ और तो नहीं है, नहीं वो सिलेबस में नहीं है वैसे, हाँ, किसके लिमिटेशंस, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस नहीं है, वो डेफिनेशन के अंदर आ गया, वही है। मैं अभी एक केस स्टडी है उसकी रिगार्डिंग में तुमको समझाऊंगा। हाई पावर्ड मनी नहीं है सिलेबस में। क्या क्या, वो मेरे लिए बोल रहा है क्या लिखने। नेक्स्ट लिखो, आ जाओ बैंकिंग। बैंकिंग में पहला टॉपिक क्या है, मैंने लिखा था अभी, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक नहीं है, तो हम बात करेंगे नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये समझना कि तुम्हारा नेट पैसा जितना बैंक के पास है, नहीं तुम्हारे डिमांड पे तो तुम निकाल सकते हो, जितना अभी तुम्हारे पास सेविंग्स अकाउंट में जितना पैसा है वो लिंक है, मान लो तुम्हारे पेटीएम फोन पे जिसके थ्रू, वो क्या है, वो कोई FD FD नहीं है, वो तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम्हारे डिमांड पे आज की डेट में क्या हो गया, इतना कैश, फिजिकल कैश चलना बंद हो गया, तो इसलिए नेट डिमांड डिपॉजिट में जैसे तुम खुद का डिमांड डिपॉजिट है, इसको यही बोलते हैं, ये अपनी डिमांड पे तुम निकाल सकते हो। बट ये चीज ये तुम्हारे लिए हुआ, बैंक के लिए नेट डिमांड डिपॉजिट क्या है वो सुनना। अब मान लो, यहाँ पे ध्यान देना कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉन्सेप्ट को पता होगा, 1000 रुपए जाके हमने जमा किया बैंक में,
बैंक का जो करंट LRR है क्या होता है, वो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, वो है 20%। कितनी है? 20%। तो कितना होगा 20% इसका? 200। तो कितना रुपए बच गया? 800। ये है बैंक के लिए नेट डिमांड। ठीक है, फ्री मनी है जो किसी और को दे सकता है, फिर बाद में जो होगा वो मनी क्रिएशन में आता है, यहाँ पे नहीं आता। ठीक है जी, चलो बताइए एक बार क्या है यहाँ पे, इसके रिगार्डिंग इतना क्वेश्चन तो आएगा नहीं, चलो बताना नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लिखना शुरू कर दो, हेडिंग डाल दो, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। बोलते हैं इंपोर्टेंट करके, ये पता देते नहीं है। लिख, मनी अलग से हाईलाइट करके रखा है बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस में, हाँ ये है। लिखो मनी क्रिएशन बाय क्या लिखा? कमर्शियल बैंक। इसको और क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट क्रिएशन। लिख डेफिनेशन पहले, डेफिनेशन लिखो फटाफट से। नंबर 1, एन इनिशियल डिपॉजिट इन द बैंक deposited in the bank, comma, follow a process through which the commercial bank are able to create credit, comma, which is far excess of the initial deposit. क्या लिखा? इनिशियल डिपॉजिट कर दिया, फार एक्सेस के नीचे कर दो अंडरलाइन, कर दिया। एक नीचे एक लाइन खींचो, ऐसे कर दो। कर दिया, और उसमें नीचे लिखो के इक्वल टू मल्टीप्लायर EXCESS एक्सेस हो गया। के इक्वल टू लिखो मल्टीप्लायर, थोड़ा पेन हैंग हो गया, चल नहीं रहा। क्या लिखा? एक्स के क्या? मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमारा क्या था? डेफिनेशन। नीचे लिखो फॉर्मुलेशन, पूरा फॉर्मूला में डाल देंगे इसकी टूल सारे। हट यार, नहीं चल रहा ना बोर्ड ही, बोर्ड है पढ़ लिया, बेसिक पढ़ रहा। अरे वो बंद रखेगा थोड़ा सा। लिखो, अभी हमने क्या कर लिया? हाँ, डेफिनेशन हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो फॉर्मुलेशन, क्या क्या आता है फॉर्मूला में? लिखो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू के, फिर लिखो के इक्वल टू 1 डिवाइड बाय LRR। हो गया, 1 डिवाइड बाय क्या लिखा? LRR। हो गया जी। आईडी फॉर क्या? ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन है। आईडी फॉर इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए मान लो, के 1 डिवाइड बाय LRR जो भी परसेंटेज गिवन होगा। नंबर 3 लिखो एग्जांपल, लेट इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू 1000 रुपए। कितना लिखा? 1000 रुपए। आगे लिखते जाओ, लिखा 1000 रुपए। उसके बाद लिखो LRR इक्वल टू 20%। हो गया जी। निकालो यहाँ पे टोटल क्रेडिट क्रिएशन, फिर लिखो के इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 20%, यानी 100 ऊपर ले जाओ, डिवाइड बाय 20 इक्वल टू आ गया 5। फिर TCC इक्वल टू टोटल क्रेडिट 1000 इनिशियल था, इनटू 5 रुपए के है, तो यहाँ पे आ गया 5000 रुपए। एग्जाम्पल में डाल के रख लो, रख लिया। चलो फिर लिखो रिलेशनशिप,
लिखो रिलेशनशिप, लिख लिया। देयर इज ए, लिखो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, कर दिया, LRR एंड टोटल क्रेडिट क्रिएशन, LRR एंड टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन और LRR के बीच में रिलेशनशिप जो है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी रिजर्व बढ़ जाएगा। करना मत, समझ जाना बस। अगर मान लो यहां पे हमने कितना परसेंट लिया था रे, 20% लिया था, किसको, LRR को, तो हमारा कितना आया था रे टोटल क्रेडिट क्रिएशन, 5000 के आया था। अगर मैं इसको 25% लूं तो मेरा क्या कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो TCC कितना बन जाएगा, 4000। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये मेरा क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नहीं, रिजर्व बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है ना, मनी क्रिएशन कम हो जाएगी। चलो अब लिखो प्रोसेस, प्रोसेस बनाओ रे टेबल, 4 कॉलम बनाओ। लिखो राउंड्स, फिर लिखो डिपॉजिट्स, हो गया। फिर लिखो यहां पे लोन्स, लास्ट में लिखो LRR जो कि 20% है। राउंड 1 जिसको हम लिखते हैं इनिशियल डिपॉजिट, कितना करा था हमने, 1000 रुपए। अकॉर्डिंग टू LRR कितना रहेगा हमारा यहाँ पे, 200 रुपए रहेगा, क्योंकि 20% है। तो बाटी कितना लोन देंगे हम, 800 रुपए लोन के लिए बच गया हम, हो गया। राउंड 1, राउंड 1 क्या होगा इस राउंड में, जो 800 जो हमने किसी को लोन दिया वो दोबारा हमारे पास जमा कर देगा लाके, उसमें से कितना करेंगे, 160, कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा लोन। फिर राउंड 3 में, सॉरी राउंड 2 में ऐसे करेगा हम, 640, 128, 512, ये बचेगा, हो गया। बस डॉट डॉट कर दो, ऐसे कहां तक होगा, हमने निकाल रखा है पहले से, है। टोटल हो जाएगा हमारा 5000। ये कितना जाएगा, मैक्सिमम 1000 तक जाएगा। लोन कितना दे सकते हैं हम, 4000, हो गया। आगे लिख दो इसके नीचे, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल, कंटिन्यू टिल LRR इक्वल विथ इनिशियल डिपॉजिट, इज इक्वल के लिखा इनिशियल डिपॉजिट, हो गया जी, हो गया सबका। चलो उसके बाद कौन सी टॉपिक था, सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस। कमर्शियल बैंक में इतना पढ़ना था, डेफिनेशन डाल दो, फंक्शन मत पढ़ना, यही वाला पढ़ लेना, क्रेडिट क्रिएशन क्या इसमें कहानी होता है। अगर तुमको पूछेगा कि LRR की कंपोनेंट्स क्या क्या है, कैसे बनती है ये, CRR और SLR, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सुनो यहां पे, ये होता है विथ RBI, कौन सा, कैश रिजर्व इन फॉर्म ऑफ कैश, यानी अपनी नेट टाइम लायबिलिटी या डिमांड डिपॉजिट का एक पोर्शन CRR के थ्रू कमर्शियल बैंक जमा करती है, किसके पास, RBI के पास, है ना। ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसका क्या है, लिखो विथ, हाँ, ये अपने खुद के साथ जमा करता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स,
इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, यानी गोल्ड, डिवेंचर, डिफेंस बॉन्ड, ये सब। ठीक है, तो ये ऐसे होता है दोनों की कंपोनेंट्स, ये लिख के आना। हो गया। अब हम बात करेंगे कमर्शियल, सॉरी, आरबीआई सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब नहीं हुआ था, बच्चों वाले कहानी ये पूछेगा या नहीं पूछेगा तो फिर भी लिख देना 1934-5। हो गया। अब उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी तुम लोग को पता। जो ये सेंट्रल बैंक था, अभी है सॉरी, वो तुम्हारा क्या नाम है इसका, ये एपेक्स बैंक है, पूरा बैंकिंग सिस्टम के सबसे ऊपर है। सारे बैंक को ये क्या करता है क्या नहीं, फंक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। इससे पहले एसबीआई था तुम्हारा क्वासी सेंट्रल बैंक। एसबीआई एज ए क्वासी सेंट्रल बैंक काम कर रहा था आरबीआई की बिहाफ में। जब आरबीआई आ गया तब वो अपने नॉर्मल बैंक में आ गया, कमर्शियल बैंक। बाकी आरबीआई सारे काम करता है। तो देखो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, एक एक फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई से भी यहाँ पे सारे फंक्शन को ध्यान से समझ लेना, ये 4-5 बार टिक मारो। कुछ भी हो, केस स्टडी की फॉर्म में हो, एमसीक्यू की फॉर्म में हो, 3 मार्क की क्वेश्चन की फॉर्म में हो, ये आना ही आना। कौन सा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, किसी भी फॉर्म में ये तो आएगा ही आएगा। लिखो नंबर 1, लिखो पहला फंक्शन, करेंसी ऑथोरिटी। करेंसी ऑथोरिटी सारे करेंसी को यही इश्यू करेगा, मतलब किसको छोड़ के, 1 रुपये की नोट एंड ऑल कॉइन्स। 1 रुपये की नोट एंड क्या लिखा, ऑल कॉइन्स, इसको छोड़ के बाकी सबकी सबको ये क्या करेगा, इशू करेगा। तुम्हें पूछ सकता है, ये तो हो गया करेंसी ऑथोरिटी। ठीक है, ये पूछ सकता है अगर ये करेंसी ऑथोरिटी सिंगल सोलो इसके पास पावर है, किसके पास, आरबीआई के पास, इससे फायदा क्या है। नंबर 1, डिसिप्लिन बना रहे है ना, किसकी, मनी सप्लाई की डिसिप्लिन बना रहेगा। पता है गवर्नमेंट को 4-5 ऑथोरिटी नहीं है, जो कर रहा है आरबीआई कर रहा है। दूसरा, ट्रस्ट, पब्लिक फेथ, लोगों के कहा कोई 4-5 नहीं है, एक ही आरबीआई, ये जो सिस्टम कर रहा है बिल्कुल सही है। इसके मतलब आरबीआई चाहेगा, इसलिए ट्रस्ट है। जो तुम्हारा पूरा इकोनॉमी सिस्टम एक्चुअली में क्या है, मैंने बोला अभी तुमने देखा, पूरा इकोनॉमी सिस्टम एक बबल है। फिजिकल मनी कितनी, 20% जो हमारे पास है, बाकी सब इकोनॉमी बबल है। तेरा पैसा उसका है, उसके पैसा उसके पास, उसके पैसा है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ये सारे भरोसे पे टिका हुआ है, किसके भरोसे पे, आरबीआई की भरोसे पे। ठीक है, उसके क्या 3 पॉइंट हो गया, ट्रस्ट, पब्लिक फेथ, दूसरा क्या हो गया, डिसिप्लिन। चलो इकोनॉमी छोड़ दे, मतलब नंबर 2 लिखो, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, लिख लिया, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। लिखो सब अपने अपनी कॉपी में। ये किसकी बैंक है, ये गवर्नमेंट का बैंक है। यानी क्या क्या करता है, नंबर 1, गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट है, एजेंसी फंक्शन निभाता है। गवर्नमेंट की ब्याह में पैसा कलेक्शन करना, पैसा किसी और को पेमेंट करना, ये करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट का, ये फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट का ये, क्या ये गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर है। मेंटेन गवर्नमेंट की बैंक, मेंटेन्स गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट की बैंक को ये मेंटेन करता है। हो गया, 3 पूछेगा कोई नहीं, 4 याद रख लेना। लिख लिया सबने, ये 2 फंक्शन गया। तीसरा फंक्शन लिखो, तीसरा फंक्शन लिखो, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर लिखा,
इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लो। नंबर वन लिखो, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ क्या? कैश रिजर्व। अभी हमने पढ़ा ना, शेयर क्या होता है, सारे बैंक अपने के मिनिमम पर्सन इन फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास जमा करता है, तो किसके पास रहा? आरबीआई के पास रहा, तो कस्टोडियन। नंबर टू लिखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लिख लिया? इसका मतलब क्या है, अगर हाँ किसी बैंक के पास कोई कमी पेशी हो गया, लास्ट में कोई लोन फोन दे रहा है, इसको क्राइसिस आ गया, मिनिमम बैलेंस नहीं उसके पास मेंटेन करने के लिए, कौन देगा? आरबीआई दे देगा। थर्ड, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब ये सारे कैश रिजर्व किसके पास रहा? आरबीआई के पास। किसी भी बैंक की चेक किसी में डाल दो, वो 72 आवर्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। हो गया ये इसका तीन। अभी चौथा फंक्शन मैं उसी के हम लिख, कोई बात नहीं, लिख, हो गया हो गया। चौथा फंक्शन वो लास्ट वाला टॉपिक भी है इसका, क्रेडिट कंट्रोलर, है ना। चार फंक्शन है इसका टोटल, पढ़ लेना। लिखो चौथा फंक्शन, लिखो चौथा फंक्शन, लिखो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई के पास दो पॉलिसी है, दो इंस्ट्रूमेंट है। कौन सी? एक क्वालिटेटिव, एक है क्या नाम है इसका, क्वांटिटेटिव, है ना। दो इंस्ट्रूमेंट है, दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो क्या करता है? पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में दोनों पॉलिसी को लिखा देता हूं, इसमें लिख लो। एक लिखो क्वालिटेटिव, सॉरी पहले आ जाओ, लिखो क्वांटिटेटिव। लिख लिया? और यहां पे लिखो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव फिर लिखो क्वालिटेटिव। कर दिया? क्वांटिटेटिव में नंबर वन लिखो रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेजिंग। रेपो रेट हो गया। मैं सिंबल डाल देता हूं, समझ जाना। आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड के लिए, ये डेफिनेशन है। हो गया? आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा कौन सी नीड के लिए रे? शॉर्ट टर्म नीड के लिए। हो गया? अब देखना यहाँ पे, बस इतना ही यहाँ पे सिंबलाइज कर देना। ये तो हो गया यहाँ पे शॉर्ट टर्म नीड के लिए। हाँ, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे एक्सेस डिमांड और यहाँ पे डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड में रेपो रेट जो होगा वो राइज हो जाएगी और डेफिसिट डिमांड में फॉल। बस इतना मत लिखना, शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो। नंबर टू, बैंक रेट सेम आरबीआई टू कमर्शियल बैंक जाएगा, बट नीड कौन सी होगी यहाँ पे? लॉन्ग टर्म। और दोनों यहाँ पे सेम कर दो, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ये यहाँ पे राइज होगा और ये यहाँ पे फॉल। हो गया? फिर लिखो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो, कमर्शियल बैंक टू आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। पूरा फुल फॉर्म लिखना, अभी ऐसे मत करना। एलडी का मतलब फिर कोई एग्रीगेट डिमांड समझेगा। एक्सेस डिमांड में करो यहाँ पे राइज, डेफिसिट डिमांड में करो फॉल।
नंबर 4 है, उल्टा नहीं होगा, पहले से स्टेटमेंट में उल्टा हो गया। चला आगे, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पे क्या होगा, सुनो ना, यहाँ पे क्या, एक तुमने एमसीक्यू क्लास में वैसे टेस्ट में गलत किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन में याद रखना, आरबीआई परचेज करेगा, आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं करेगा। और कहीं खाली लिखा होगा गवर्नमेंट करता है परचेज एंड सेल, वहां पे काट के आ जाना, नहीं, वो गलत हो गया स्टेटमेंट। आरबीआई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये सही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। डन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हुआ, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक्सेस डिमांड में क्या करेगा, सॉरी, सेल करेगा। डेफिसिट डिमांड में क्या करेगा, परचेज यानी बायबैक। हो गया 5। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी भाई सीआरआर और एसएलआर दोनों। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, हो गया। एक्सेस डिमांड में ये हो गया, ठीक, राइज है, डेफिसिट डिमांड में फॉल है। हो गया जी। अब आगे लिखो, क्लोज करो सबको, लिख। हो गया जी। आगे लिखें, ये हमारा कौन सी था सब, क्वांटिटेटिव। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वालिटेटिव की। लिखो एमआर, एमआर लिखो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ये क्या है, ये लिखो, गैप बिटवीन, गैप बिटवीन बुक वैल्यू एंड लेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। बुक वैल्यू एंड लेंट वैल्यू, हो गया। देखो ये कौन सी, सेम चीज यहां पे होगा, अगर एक्सेस डिमांड होगा तो हम राइज कर देगा, और डेफिसिट डिमांड होगा तो क्या करेगा, हम फॉल करेगा। हो गया। बाकी है नहीं सिलेबस में, फिर भी तुम लिख लो। मोरल सिचुएशन, सॉरी टी नहीं एस है, मोरल सिचुएशन कर दिया। और एक कर दो, थर्ड में लिखो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लिख लिया। अब इसके बारे में समझ लो, मोरल सिचुएशन और क्या लिखा, हाँ, इसका मतलब क्या है, मोरल सिचुएशन कोई एक्शन नहीं लेना, नाम है क्वालिटेटिव, बस लोगों को समझाना, लोन लेना अच्छी बात है एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड, लोन लेना बुरी बात है एट द टाइम ऑफ डेफिसिट डिमांड। उल्टा तो नहीं बोला, उल्टा बोला मैंने, क्योंकि एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट चाहेगा लोगों के पास पैसा ना जाए, इसलिए वहां पे क्या बोलेगा, बुरी बात है लोन लेना, एक्सेस टाइम पे लोन नहीं देगा, क्या करेगा, लोन नहीं देगा, कौन से टाइम पे, एक्सेस डिमांड। और डेफिसिट डिमांड में क्या होगा, बोल बोल के लोन दे देगा, कैंपेन करेगा, भाई ले लो। कैसे होता है ये मोरल सिचुएशन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मीडिया, ये सब, और तुम्हारा क्या नाम है इसका, ईमेल, कैंपेन, सोशल कैंपेन के थ्रू ऐसे होता है। अभी आज की डेट में देखना, सबको जिसे बहुत सारे बैंक को परमिशन नहीं है अपने क्रेडिट कार्ड इश्यू करना, बीच में बहुत सारे क्या, बस एचडीएफसी को मना किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत ऑलरेडी एक्सेस क्रेडिट बांट लिया था। नहीं तो तुम जीआईपी डीएलएफ में जाते हो ना घूमने के लिए, तुम्हारे पीछे पीछे से वो एसबीआई वाले घूमते होंगे, कार्ड है एसबीआई कार्ड, अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड, बोलते ना सब, वो उनको ऑर्डर दिया और खाया है, वो यही बुरा सिचुएशन है। हाँ, क्रेडिट कार्ड लो, खर्चा करो दबा के, मतलब इकोनॉमी और बूस्ट होगा, इतना खर्चा करो।
पैसा नहीं है फिर भी खर्चा करो, क्रेडिट कार्ड तो यही है ना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एक्सेस डिमांड पे इंपोज करेगा क्या, सिलेक्शन, ए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब चाहेगा कि लोन ना दे, कुछ सिलेक्टिव एरिया को लोन दे, जो प्रोडक्शन के लिए लोन लेते हैं कंजम्पशन के लिए मना कर देगा। एक्सेस डिमांड में भर भर के लोन लो, शादी करनी है लो ना, हम शादी करवाएंगे तुम्हारी, डेस्टिनेशन वेडिंग चल कराएंगे, पैसा हम देते हैं, वैसे वाले, ठीक है। क्लोज हो गई। हाँ, अब तुमने थोड़ा सा समझ गए, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, वही सेम टाइप जो तुमने यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं तुम्हें अभी कराऊंगा नहीं, कल और एक क्वेश्चन कराऊंगा, आज ये क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो वही चीज सेम कर ले। ठीक है, दिख रहा है सबको, स्टार्टिंग इजी क्वेश्चन से इसने किया, अच्छी बात है। डैश इज एनीथिंग विच कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी है ये। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी पर्टिकुलर कैलकुलेट एमंग द पब्लिक इज कॉल्ड डैश मनी सप्लाई, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर होता है ये। उसके बाद डैश इज द मेन सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, मनी मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, सोर्स पूछा है, दोनों आएंगे क्या, सप्लाई, सप्लायर कौन है, सप्लाई कौन करता है, आरबीआई सप्लाई करेगा, मैं यहाँ पे, और सप्लाई कौन करवाता है, इसको हेल्प कौन करते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन है, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट इश्यू कुछ कुछ नहीं आते इसका, 1 रुपए की भी बहुत ताकत है, सारे तो वही करता है, नहीं करता है, बताओ ना। पक्का लिखो, क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड है ना, हाँ ठीक। चलो लिखो, मेन सोर्स कौन है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक, हाँ। चलो आगे लिखो, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू करेंसी सब हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपोजिट कमर्शियल बैंक, सी लिखो आंसर, ये डेफिनेशन में आता है। नंबर 5, डिमांड डिपोजिट इंक्लूड सेविंग डिपोजिट एंड फिक्स डिपोजिट, सेविंग्स अकाउंट डिपोजिट, करंट अकाउंट डिपोजिट, करंट अकाउंट डिपोजिट एंड फिक्स डिपोजिट। डिमांड डिपोजिट बताओ, लिखो बी आंसर, सेविंग्स डिपोजिट एंड करंट अकाउंट डिपोजिट, फिक्स डिपोजिट जहां पे वहां से काट देना, फिक्स नहीं होता डिमांड डिपोजिट, अभी मैंने मना किया। नंबर 6, मनी इज एन एसेट which can be stored for use in future in the light of ठीक है, identify the function of money, C store of value, ठीक है। Number 7, dash function of money has leads to carrying out the transaction of sell and purchase of separately, medium of exchange है ये। Money enable people to save, which function, store of value, बार बार आ रही है यार। नंबर 9, ये वाला 9 वाला पढ़ो ना, the value of all goods and services can be expressed in terms of money, मेजर वैल्यू है,
हाँ, इसी का नाम है यूनिट्स ऑफ अकाउंट, मेजर ऑफ वैल्यू का नाम है। सी लिखो इसके आंसर। हो गया 10। उधार लिया फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग ए न्यू घर, हो गया। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई इंडिकेटेड फंक्शन ऑफ मनी। ऐसा है क्या कुछ, ये रहा स्टोर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट लिखो डी। डिफाइन मनी लिस्ट इट्स कंपोनेंट्स, बताया था अभी जो M1 की सारे हैं इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। डिफाइन, हाँ। स्टेट मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, भाई एक ही बात है। मेन फंक्शन ऑफ मनी, ये भी लिखवा दिया, मेन फंक्शन ऑफ मनी। अरे यार मैंने गलत करा, पीडीएफ तुम्हारे लिए था ये। नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, मुझे लास्ट में जाना चाहिए था, वहां पे पीडीएफ है। ये तुम्हारे लिए था, मैं करा जा रहा हूँ, ये तुमने आंसर करना था। हाँ ये था मेरे लिए। कोई नहीं, वो एक पेज कर लिया मैंने, तुम ये भी कर लेना, ठीक है।